हाय फ्रेंड। आज का टॉपिक वही है, ईटिंग डिसऑर्डर, जिसके टाइप्स के बारे में मैंने बोला था बताने को। तो आज फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनका अचानक से 2-3 हफ्ते में या फिर महीने भर में अचानक से जो किसी इंसान के हाइट के अकॉर्डिंग आइडियल वेट होता है, आदर्श वजन होता है, उसमें 15% की गिरावट, यानी कि 15% की लेस हो जाता है उनका वेट। और इसका कोई विशेष कारण नहीं होता। और फिर ऐसे लोग ज़्यादा फैटी ना होते हुए भी खुद को उन्हें लगता है कि वो बहुत मोटे हैं और वो डरते हैं खाने से, जबकि वो भूखे रहते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब ही होता है कि भूख ना लगना। लेकिन इस डिसऑर्डर में जो पेशेंट होता है वो भूखा होता है, लेकिन वज़न बढ़ने के डर से, जबकि वो अंडर वेट होता है, फिर भी उसको ऐसा डर लगता है कि उसका वज़न ना बढ़ जाए। इस डर से वो खाना नहीं खाना चाहता, खाने को अवॉइड करता है और ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, डाइट प्लान में अनहेल्दी फूड रखता है, कम खाता है, कैलोरीज़ वगैरह, फ़ैट वगैरह नहीं लेता है। तो उसको एक तरह का शंका बना रहता है कि वेट बढ़ जाएगा, हम मोटे हैं, जबकि वो अंडर वेट होते हुए भी उसको बस ऐसे फीलिंग आती है कि वो मोटा है। और ये मतलब जो मॉडल्स हैं और एक्टर हैं और डांसर है, इस कैटेगरी के लोगों में ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा होने का, क्योंकि इनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि उसमें फिगर, वेट और जो हमारी पर्सनालिटी है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में ये एक्टर, मॉडल्स और डांसर वगैरह अक्सर ये इसका कारण मैं आगे बताऊंगी। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा के कभी कभी शिकार हो जाते हैं। और एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो पेशेंट होते हैं वो उनकी कार्य क्षमता, उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होता है, वो काफ़ी अच्छे अचीवर्स होते हैं और उनका परफॉर्मिंग काफ़ी अच्छा होता है। और वो चाहे स्पोर्ट्स से हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे उनका काम या फिर कोई एक्टिविटी, उसमें काफ़ी उनका अच्छा प्रदर्शन होता है। और वो मतलब एक तरह से प्रतिभाशाली होते हैं, फिर भी वो एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रस्त हो सकते हैं। और इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है। इसका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जब मस्तिष्क में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो मोटापे को लेके जो इंसान की सोच होती है, या फिर अपनी सुंदरता को लेके, या फिर अपनी बनावट के लेके जो मानसिकता होती है, उसमें थोड़ा विकृति आ जाती है। इस वजह से एनोरेक्सिया नर्वोसा के लोग शिकार हो जाते हैं। और इसके और भी कारण है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर भी है और फिर ये बायोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें शामिल हैं। और कभी कभी ये फैमिली में भी टर्न करता है इस तरह की मेंटालिटी। और जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही जिसमें थोड़ा थोड़ा परिचय दिया था मैंने ईटिंग डिसऑर्डर का, उसमें ही मैंने बताया था कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पेशेंट की मेंटालिटी। और कभी कभी होता है कि जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, वो एक व्यक्तित्व विशेष को किसी खास व्यक्तित्व के पैमाने को अच्छा समझा जाता है। कि जैसे जो युवा हैं यहाँ के, इंडिया के, या फिर ज़्यादातर जगहों के विकसित देश या विकासशील देश, हर जगह की युवा जो वहाँ की सेलिब्रिटी होती है, खासकर मॉडल्स होते हैं, उनकी तरह अपनी पर्सनालिटी, फिगर मेंटेन करने के चक्कर में इस मानसिकता से ग्रस्त हो जाते हैं और वो ईटिंग डिसऑर्डर, खासकर एनोरेक्सिया नर्वोसा के शिकार हो जाते हैं। तो ये मेंटालिटी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये विकृत मानसिकता हो जाती है, जिसके वजह से एनोरेक्सिया नर्वोसा होने का चांस रहता है।
और इसमें फिजिकल काज में वही हार्मोनल चेंजेज ही रखे जाएंगे, और जो एक तरह की सोच विकसित कर देती है अपनी पर्सनालिटी को लेके। मोटा ना होते हुए भी इंसान खुद को मोटा फील करने लगता है, अंडरवेट होते हुए भी उसको ये भ्रम रहता है कि नहीं मैं खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरा ऑलरेडी वेट इतना है और पतला होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए। ये सारी मेंटालिटी दिमाग में बैठी रहती है, इस तरह की विचार। और सिम्टम में पहले फिजिकल सिम्टम देखते हैं। फिजिकल सिम्टम में होता है कि बहुत तेज़ी से 2-3 हफ्ते में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बताया, तो यही जो इसके लक्षण या सिम्टम होते हैं, इसमें 2-3 हफ्ते या महीने भर में अचानक से एक आदर्श वजन के हिसाब से, मान लीजिए कि एक लड़की की 5'2" या 5'3", इंडिया के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मीडियम हाइट में अगर कोई लड़की है 5'2" या 5'3" में, तो उसकी 47 से लेके 52 kg तक एक आदर्श वजन माना जाता है आकर्षक पर्सनालिटी के लिए। तो जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो पेशेंट है वो अपने आप को एकदम मिनिमम रखेगा। जैसे कि अब मिनिमम 47 है तो वो 48 नहीं होने देगा, बल्कि उसके अंदर अंदर रखेगा और भी अंदर रखेगा। चाहे वो एकदम दुबला हो जाए, ढीले कपड़े पहन के अपना फिगर छिपाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला आदमी तो नहीं अच्छा लगता ना पर्सनालिटी का, तो फिर वो लूज़ कपड़ों से अपनी जो कमियां हैं, जो फिगर एक तरह से अंडरवेट होने की वजह से जो फिगर ख़राब हो गया उसको ढीले कपड़ों से छिपाते हैं। और वो उनको लगता है कि हमेशा फील होता है उनको कि फ़ैट बहुत ज़्यादा है, जबकि अंडरवेट रहते हैं। और वो फैट गेन करने से उनको डर लगता है, एक तरह का डिप्रेशन होता है, एंजाइटी के शिकार होते हैं, और एक तरह से वो बीमार होते हैं, फ्रीक्वेंट इलनेस के शिकार होते हैं। और जो फीमेल्स हैं उनका जो एमसी पीरियड है वो भी मिस हो जाता है, देर से आता है या फिर मिस हो जाता है कभी कभी। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से भी ये होता है। और वो उनकी जो फीलिंग है समाज को लेके, वो एक तरह से कट के रहने लगते हैं समाज से, और सोशल प्रॉब्लम टाइप की उनकी फीलिंग होने लगती है, सोशल प्रॉब्लम उनको होने लगता है, और वो अपने आप को एक तरह से अनहेल्दी फील करते हैं कि मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और एक तरह से निराश हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, इस तरह की कंडीशन उनकी हो जाती है। और फिजिकली वो एकदम उनको ठंड ज़्यादा लगती है, और जो बाल और नाखून होते हैं वो बेजान से हो जाते हैं, हिंदी में उसको भंगुर कह सकते हैं। ब्राइटल हेयर नेल्स हो जाते हैं, मतलब कि बेजान, अजीब से, रूखे से, पतले से बाल हो जाते हैं। और स्किन ड्राई हो जाती है, रूखी पीली त्वचा, बेजान सी। एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, रक्त अल्पता, एनीमिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इसके शिकार हो जाते हैं। और फिर कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, और मसूड़ों में सूजन, दांतों में सड़न, ये सारी चीज़ों से ग्रस्त हो जाते हैं। जो जॉइंट्स है, जोड़ है जो, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। और उनके कुछ जैसे ये कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, ज़्यादा जटिल अवस्था में ये एनोरेक्सिया नर्वोसा चला गया, तो वो फिर उनके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जैसे कि स्पेशली ब्रेन्स और हार्ट और किडनी फेल होने का ख़तरा रहता है एनोरेक्सिया नर्वोसा पेशेंट को। और ब्लड प्रेशर, फिर ब्रीदिंग रेट्स, जो ये सांस लेने का जो ब्रीदिंग रेट्स इसको बोलते हैं ये, और ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आ जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, हेयर लॉस होने लगता है, और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि हड्डियों का कमज़ोर होना, ये भी बीमारी हो जाती है। और ये इतना एंजाइटी में रहते हैं कि कभी कभी इनको सुसाइड करने का मन करता है इनको, और ये मरने के लिए सोचते हैं।
एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से ये आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। तो ये सारे सिम्टम होते हैं। डायग्नोसिस के बारे में है, मतलब कि इस जो ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोस किया जाता है तो बहुत लंबे समय तक इसको डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं चलता है क्या है। और इसमें मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है पेशेंट की, और फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि चेकअप्स वगैरह जो होते हैं बॉडी के फिजिकली, वो चेक किया जाता है। और हम बोल रहे थे फिजिकली एग्जामिनेशन होता है और चेकअप्स वगैरह, लेकिन इसमें लैब टेस्ट नहीं होता है। स्पेशली डायग्नोज एनोरेक्सिया, जो एनोरेक्सिया का जो डायग्नोसिस है उसके लिए कोई लैब टेस्ट नहीं होता है, फिर भी ब्लड टेस्ट डॉक्टर कराते हैं। और कुछ अलग अलग प्रकार के जैसे वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, और जिसमें ब्लड टेस्ट भी शामिल है, और कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, ये देखने के लिए कि इनकी जो मानसिक स्थिति है इसमें किस तरह का परिवर्तन आया है। ये सारे टेस्ट होते हैं। और ट्रीटमेंट में है कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो पेशेंट है, अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया है, इमरजेंसी केस हो गया है, तो फिर ऐसे में उसको कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि उसमें डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी, तो उसको पूरा करने के लिए कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट किए जाते हैं। शरीर की डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए, चाहे उसमें ग्लूकोज चढ़ाया जाए या फिर जो कुपोषण उनको हुआ है कुछ स्पेशली न्यूट्रिशन उनको दिया जाए, ये इमरजेंसी केसेस में ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद मेडिकेशन होता है। मेडिकेशन में स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन चलता है, जिसमें कि डिप्रेशन कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। और सेरोटोनिन रिप्टेक की दवाइयाँ दी जाती हैं, और जिसको SSRIs बोला जाता है। ये मेडिकेशन के अंतर्गत ये आ गया। और एक तरह से मेडिकेशन, साइकोथेरेपी और न्यूट्रिशन, काउंसलिंग, ये सब कंबाइंड करके ये ट्रीटमेंट में शामिल किया गया है। तो इसमें साइकोथेरेपी में होता है कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। उसके बाद मेडिकेशन में एंटी डिप्रेशन दवाएं चलती हैं। उसके बाद ग्रुप एंड फैमिली थेरेपी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक ही तरह के पेशेंट का एक ग्रुप बनाया जाता है, जो अपने एक्सपीरियंस, अपनी भावनाएं एक दूसरे से शेयर करते हैं। उसको ग्रुप एंड फैमिली थेरेपी बोलते हैं। ये थेरेपी भी किया जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट के साथ। और न्यूट्रिशन काउंसलिंग दी जाती है, कि मतलब खाने पीने से रिलेटेड उसको जो मनोचिकित्सक या मनोविज्ञानी होता है, साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट, वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से उनकी खाने पीने की आदतों को लेके उनकी मानसिकता बदलने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद होता है हॉस्पिटलाइजेशन। अगर बहुत इमरजेंसी केस हो गया, बहुत मतलब अब समझ लीजिए कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है, कुपोषण का इतना ज़्यादा शिकार हो गया कि उसका हार्ट, किडनी और ब्रेन फेल होने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में उसको इमरजेंसी में रखा जाता है और उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट हो गए इसके। अब नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं।